Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about top Bhutan honor for PM Modi. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के विजिट पे गए हैं भूटान में और वहां पे उनको कन्फर दिया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो विच इज भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वहां के किंग ने हमारे प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड दिया। ये अवार्ड प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा, ये साल 2021 में ही फैसला कर लिया गया था, बट अब जाकर के अवार्ड प्रैक्टिकल तौर पे, वास्तविक तौर पे दिया गया है। और इसके साथ ही पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड टू बी बिस्टोर्ड विद दिस अवार्ड, भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये बताता है कि इंडिया भूटान के रिलेशन अभी कितने अच्छे हैं कि पहले फॉरेन हेड बने हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो अगर इंडिया भूटान रिलेशंस पे कभी प्रश्न आता है तो आपको ये सब लिखना चाहिए कि रिसेंटली भूटान कन्फर्ड, और याद रख पाए तो ये नाम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो टू पीएम मोदी। उसके अलावा जो 2 दिन की विजिट की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 प्रपोज रेल लिंक्स। 2 रेल लिंक हैं, उसमें से कम एक याद रखिए, कोकराझार टू गेलेपू लिंक डेवलप किया जाएगा भूटान के साथ, रेल लिंक। उसके अलावा बानरहाट सामसे लिंक, सप्लाई फॉर पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, इनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए, कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पेस कोऑपरेशन। उसके अलावा एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क ऑफ भूटान फॉर प्रमोटिंग डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो इन सब डेवलपमेंट्स के कारण इंडिया भूटान रिलेशंस हो जाता है इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। जो आपका जीएस पेपर 2 में टॉपिक दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, उसमें आपसे भूटान से रिलेटेड सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया भूटान रिलेशंस को थोड़ा सा डिटेल में यही देख लेते हैं। देखिए, भूटान को ब्रिटिशर्स ने एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना रखा था। 1910 में ब्रिटिशर्स ने उसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब for practical purposes, for day-to-day life, Bhutan was independent, autonomous, but all its external affairs were being managed by the Britishers. When Britishers left Bhutan, set it independent, तो भूटान के कुछ बाउंड्री एरियाज को कैप्चर कर लिया चाइनीज सरकार ने, चाइनीज सोल्जर्स ने इलीगल तरीके से। और तब से ही भूटान और चाइना के बीच में कई सारे रीजन्स में टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। ये एक मेजर फैक्टर है। चाइना और भूटान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, दैट इज वन बिग रीजन व्हाई इंडिया भूटान हैव सच ए स्ट्रॉन्ग टाइज। तो चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गए स्टार्टिंग से ही, राइट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। और दूसरे तरफ उसी कारण से इंस्पायर्ड होकर के या मोटिवेटेड होकर के आप कह सकते हैं कि भूटान ने इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया 1949 में। दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट लेज अ फाउंडेशनल बेसिस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान, क्योंकि इस फ्रेंडशिप अग्रीमेंट की मदद से दोनों देश एक दूसरे को नेशनल ट्रीटमेंट देने का प्रॉमिस करते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब हमारे देश के लोग अगर भूटान जाते हैं तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में एक नॉर्मल भूटानीज लोगों के तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड द सेम इज ट्रू फॉर ए भूटानीज पीपल एंटरिंग और भूटानीज पर्सन एंटरिंग इन इंडिया। तो इसका मतलब होता है नेशनल ट्रीटमेंट। आप भूटान के अंदर जाकर के कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइकवाइज भूटानीज पर्सन कैन कम एंड प्रैक्टिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया जस्ट लाइक एनी इंडियन नेशनल। दैट इज द आइडिया ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। उसके अलावा द टू साइड्स डिसाइडेड फॉर ओपन बॉर्डर। ओपन बॉर्डर मतलब वन कैन गो ऑन ईच अदर साइड विदाउट अ प्रॉपर वीजा। तो इस तरीके से इंडिया भूटान रिलेशंस के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर ही विद दिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1949। उसके अलावा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया भूटान रिलेशंस डेवलप। इंडिया भूटान रिलेशंस के डेवलपमेंट को 4 फेजेस में देखा जा सकता है मेनली। पहला फेज 1960 से लेकर के 80 तक का, जहां पे इंडिया भूटान को हेल्प कर रहा था इन डेवलपिंग इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट दंतक, जो इंडिया ने लॉन्च किया भूटान के अंदर
एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड किंग ऑफ भूटान। इसके अंतर्गत हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे भूटान लोकेटेड है वहाँ पे मोटरेबल रोड्स बनाने का प्रॉमिस किया इंडिया ने अंडर प्रोजेक्ट दंतक, और कई सारे इस तरीके के हाईवेज भूटान के अंदर बनाए इंडिया ने अंडर दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज टेकन अप बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 1980 से लेकर के साल 2000 तक इंडिया हेल्प भूटान इन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। तो भूटान के अंदर आप कह सकते हैं कि मोनार्किकल डेमोक्रेसी है, वहां पे मोनार्क इज द हेड, द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्रैक्टिसेस मोस्ट ऑफ द पावर टिल डे। बट वहां पे उनकी अपनी पार्लियामेंट है, इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे डेमोक्रेसी भी है। तो इंडिया हेल्प इन सम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन भूटान इन दिस फेज। जो 1980 से 2000 वाला फेज है, इसी फेज में इंडिया ने भूटान को इकोनॉमिकली भी मदद करने की कोशिश की। और भूटान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी थी वो थी हाइड्रो पावर जनरेशन की। वहां पे इंडिया ने भूटान को हेल्प करना शुरू किया थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फंड सपोर्ट। लेकिन तीसरे स्टेज में जाकर के साल 2000 से लेकर के 2017 तक में ये जो कोऑपरेशन है हाइड्रो पावर के फील्ड में, हाइड्रो पावर जनरेशन के फील्ड में, कि भूटान को मदद की जाए हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, ताकि भूटान उनको हाइड्रो पावर को एक्सपोर्ट करे और वहां से वो फॉरेक्स रिजर्व कमा पाए। देखिए, भूटान जो है वो हायर हिली एरियाज में है, तो कई सारी हिमालयन रिवर्स वहां से फिर प्लेन की तरफ उतरती हैं। तो दैट प्रोवाइड्स भूटान अ नेचुरल पोटेंशियल टू जनरेट हाइड्रो पावर। इंडिया ने उसी फील्ड में मदद की भूटान की। तो 1987 में कुछ फंड सपोर्ट से मदद की, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मदद की, बट साल 2007 के बाद से लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भूटान के अंदर लगाए जाने लगे विथ हेल्प ऑफ इंडिया। और भूटान एनर्जी सरप्लस कंट्री बनने लगा धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रो पावर जनरेशन। और भूटान फिर आसपास के देशों में बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया को पावर सप्लाई करके कुछ फॉरेक्स रिजर्व कमाता है। तो इस तरीके से फेज 3 में इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट, आईटी, पोर्ट एक्सेस, हाइड्रो पावर जनरेशन, जिसको हम लोग हाइड्रो डिप्लोमेसी विद भूटान भी नाम देते हैं, वो सब चीज़ें होने लगी। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ इस फेज 3 में, दैट इज भूटान हेल्पिंग इंडिया इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो आप देखो कि बॉर्डर शेयर करता है आसाम भूटान के साथ, लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो है बॉर्डर पार करके भूटान साइड से वो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी प्रैक्टिस कर रहे थे। साल 2003 में रॉयल भूटान आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ऑल क्लियर, in order to force SMEs और असम बेस्ड सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स टू सरेंडर। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर के बारे में, ऑपरेशन राइनो के बारे में हमने पढ़ा है प्रीलिम्स के दौरान। तो वही ऑपरेशन ऑल क्लियर आपको जरूर लिखना है जब इंडिया भूटान रिलेशंस पे प्रश्न आए तो ये 3 फेजेज हैं 2017 तक। लेकिन 2017 में एक मेजर टर्न आया इंडिया भूटान रिलेशंस में, एक पॉजिटिव टर्न कह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग टर्न, जब भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द डोकलाम प्लेटू। देखिए, ये लोकेशन को आप देखिए, ये जो लोकेशन है ये है ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, इंडिया का सिक्किम स्टेट, चाइना एंड भूटान। ये चाइना, सिक्किम एंड भूटान के बीच का ये ट्राई जंक्शन एरिया, ये देखिए, ये एरिया को कहा जाता है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली से एसोसिएटेड है, उसके सदर्न साइड में लोकेटेड है एक प्लेटू जिसका नाम है डोकलाम प्लेटू, ये वाला एरिया है। दिस डोकलाम प्लेटू इज डिस्प्यूटेड बिटवीन भूटान एंड चाइना। साल 2017 में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी ने, पीपल लिबरेशन आर्मी, यहाँ पे एक मोटरेबल रोड बनाने लगी डोकलाम प्लेटू में। एंड डोकलाम प्लेटू इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, एज आई टोल्ड यू, बिटवीन भूटान एंड चाइना। तो भूटान की रॉयल भूटान आर्मी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन अब रॉयल भूटान आर्मी का कोई बेसिस या स्टैंडिंग तो है नहीं इन फ्रंट ऑफ चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। रॉयल भूटान आर्मी के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो गई इंडियन आर्मी। मामला काफ़ी टेंस हो गया था। धीरे धीरे बाद में इस टेंशन को डिफ्यूज किया गया थ्रू नेगोशिएशन एंड चाइना डिसाइडेड टू रिटर्न टू स्टेटस को आंते। स्टेटस को आंते सिंपली मीन्स कि जो पुराना स्टेटस था, पुराना पोजीशन था, वहां पे चाइनीज आर्मी लौट गए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस को आंटे। सो 2017 में चाइना के अगेंस्ट रॉयल भूटान आर्मी के सपोर्ट में इंडियन आर्मी आकर के खड़ी हुई एंड
Since then, the two sides have started to have a strong convergence in security and strategic area also. तो 2017 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू साइड्स स्टार्टेड टू बिकम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि भूटान को भी दिख गया कि अगर बिना भारत के सपोर्ट के भूटान के जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, वो सारा के सारे डिस्प्यूट्स चाइना अपने फेवर में रिजॉल्व कर लेगा विथ फोर्स, अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं रहा तो इस कारण से भूटान हैज स्टार्टेड टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर क्लोज अलाई टू इंडिया सिंस देन। पहले भी था, बट उसके बाद से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग अलाई बनने लगा। भारत के लिए डोकलाम प्लेटू वाला डिस्प्यूट में इंटरफेयर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि डोकलाम प्लेटू पे चाइनीज आर्मी का कोई भी स्टैंडिंग बने, सिंस डोकलाम प्लेटू इज वेरी क्लोज टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम चिकन नेक, बिकॉज इट इज अ वेरी नैरो कॉरिडोर कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विथ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये नैरो कॉरिडोर के नज़दीक चाइनीज आर्मी पहुंचे, ऐसा हम नहीं चाह रहे थे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि डोकलाम प्लेटू पे चाइना अपना कोई भी आर्मी स्टेशन बनाए। डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ 2017 में। 2020 में जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई, तो भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंतर्गत जो नीडी कंट्रीज थे वहां पे इंडिया ने वैक्सीन पहुंचाया। उसमें भूटान को भी काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाई गई। So this is how post 2017 India and Bhutan have turned into a very strong strategic partner. लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं इंडिया और भूटान रिलेशंस को लेकर के। सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो 1949 में हमने फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया और धीरे धीरे भूटान पूरी तरीके से इंडिया पे रिलाई करने लगा, तो इस कारण से कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं भूटान के अंदर लोगों को मोबिलाइज करते हैं अगेंस्ट इंडिया, एंड दे क्लेम कि इंडिया होल्ड्स बिग ब्रदर एटीट्यूड टुवर्ड्स भूटान एंड भूटान इज स्लोली लूजिंग इट्स ऑटोनॉमी बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्सेसिव इंटरफेरेंस। 2017 वाला जो इवेंट है डोकलाम वाला, इसको कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज अलग तरीके से भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भूटान के अंदर कि उसी भूटान के इंटरनल मैटर में इंडिया ने इंटरफेयर किया, इंडिया हैज बिग ब्रदर एटीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू भूटान, इट इज नॉट गुड फॉर सोवरेनिटी ऑफ भूटान। इस तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भूटान के अंदर 2007 ऑनवर्ड्स बिग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ सम इंडियन कंपनीज। बट ये इंडियन कंपनियां क्या करती हैं कि चीप लेबर को ले आते हैं, सोर्स करते हैं फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से उनको सस्ते लेबर मिल जाते हैं टू वर्क इन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इस कारण से लोकल भूटान यूथ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ रही है कि these Indian companies are leading to loss of employment opportunities for Bhutanese youth। तो वो एक दूसरा एरिया ऑफ कंसर्न है। और तीसरा कंसर्न है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं इंडिया भूटान के बीच में, जैसे BBIN, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल हाईवे, और सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इस सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की मदद से इन देशों के बीच में एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड डेवलप की जाएगी। सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को लेकर के तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन BBIN को लेकर के कंसर्न है। भूटान नहीं चाहता कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोड कनेक्टिविटी या रेलवे कनेक्टिविटी हो इंडिया और भूटान के बीच में, क्योंकि भूटान का डर है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे टूरिस्ट जाएंगे भूटान में, इकोनॉमिकली भूटान को फायदा हो सकता है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इसलिए भूटान इज हिंडरिंग प्रोग्रेस ऑफ BBIN बिकॉज ऑफ द फियर कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी विथ इंडिया विल हैव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एज एन आउटकम। तो ये सब कुछ कंसर्न्स है इंडिया भूटान रिलेशंस के बीच में। इन कंसर्न्स को धीरे धीरे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है भारत। भूटान को ऐसा ना लगे कि इंडिया इज हैविंग अ बिग ब्रदर एटीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू भूटान, इसके लिए इंडिया ने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जो हमारा 1949 वाला था उसको चेंज किया 2007 में। कई सारे नए प्रोविजंस लाए गए इन ऑर्डर टू गारंटी भूटान दैट इंडिया इज रेस्पेक्टिंग भूटान सोवरेनिटी। तो 2007 में उस एग्रीमेंट में बदलाव लाए गए। उसके अलावा भारत ने स्टार्ट किया है पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भूटान, जहां पे भूटान के यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर पाए। और भारत ने क्या किया है कि भूटान के अंदर जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सीजनल है, क्योंकि सर्दी के दिनों में नदियों का जो पानी होता है उसका फोर्स काफ़ी कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, इस कारण से हाइड्रो पावर प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो
इस प्रॉब्लम से एड्रेस करने के लिए, द सीजनैलिटी प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने पावर बैंक्स सेटअप करना शुरू किया है भूटान के अंदर, ताकि जो सरप्लस मंथ्स होंगे वहां पे एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके उनको पावर बैंक में स्टोर किया जा सके। तो इस तरीके से इंडिया जो है भूटान को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, ताकि भूटान के अंदर का जो एप्रीहेंशन है कि इंडिया इज और माइट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाए, इस तरह के अप्रीहेंशन। एक बात और आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में, अगर इंडिया भूटान पे कभी कोई प्रश्न आ गया तो, कि पीएम मोदी सेड कि लाइक मिल्क एंड वाटर, इंडिया एंड भूटान कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। रिसेंटली पीएम मोदी रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो, विच इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। रिसेंट एग्रीमेंट्स में रेल लिंक बिटवीन कोकराझार एंड गेलेफू, कोऑपरेशन इन स्पेस स्पोर्ट्स यूथ, एमओयू बिटवीन नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क ऑफ भूटान। इंडिया भूटान रिलेशंस को आप अलग अलग फेजेज में देख सकते हैं। फेज वन में, उसके पहले जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट था, फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1949, नेशनल ट्रीटमेंट की बात की गई, ओपन बॉर्डर की बात की गई। फेज वन में बात की गई, जहां फेज वन में इंडिया हेल्प भूटान इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट दंतक। फेज टू में डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन। फेज थ्री में हाइड्रो पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन ऑल क्लियर इन 2003। एंड फेज फोर वाज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शुरू हुए उसके बाद से, बिकॉज ऑफ द डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन भूटान एंड चाइना। एंड देन वैक्सीन माइत्रीन ईयर 2020। इशूज क्या है? दो ही मेन इशू है। एलिगेशंस कि इंडिया होल्ड्स बिग ब्रदर एटीट्यूड एंड इंडियन कंपनीज आर सोर्सिंग चीप लेबर फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया भूटान रिलेशंस पे इस तरीके का मेंस में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट्स भी लिख करके दिया हुआ है। इसमें गुजराल डॉक्ट्रिन का मैंने इस्तेमाल किया है। गुजराल डॉक्ट्रिन पे अलग से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो आपको गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में भी जानना चाहिए। इंडियन नेबरहुड रिलेशंस में आपको वैसे क्लास में सिखा दिया जाएगा गुजराल डॉक्ट्रिन। इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी वेयर इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू डेवलप कॉन्फिडेंस amongst the neighborhood countries, that India respects their sovereignty and India will not interfere into their internal matters. Gujarat Doctrine. Next topic is Prevention of Money Laundering Act. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, करंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लीकर एक्साइज पॉलिसी थी, देखिए लीकर जो है अभी भी जीएसटी से बाहर है, और लीकर के ऊपर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, जैसे पहले लगता था। आज भी लीकर के ऊपर वही पुराना सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट्स लीकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो एक्साइज पॉलिसी बनाते वक्त कुछ मिस मैनेजमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन के केस हैं, कि दिल्ली सरकार ने लीकर पॉलिसी ऐसे बनाई, लीकर के ऊपर एक्साइज की पॉलिसी ऐसे बनाई जिससे कुछ बिजनेसमैन को फायदा हुआ, और उनसे फिर दिल्ली की सरकार ने, या दिल्ली के जो सरकार के जो मेन लोग थे, चीफ मिनिस्टर वगैरह, उन लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं, किकबैक्स, यानी कि कुछ उनसे ब्राइब लिया है, ऐसा कुछ एलिगेशंस है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हाल फिलहाल में अब बार बार न्यूज़ में आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग। अरविंद केजरीवाल जी पे दो आरोप है मेनली। एक तो एक्साइज पॉलिसी को उन्होंने ऐसे चेंज किया जिससे कुछ बिजनेसमैन को फायदा हो, और फिर उसके बदले में इन लोगों ने उन बिजनेसमैन से कुछ ब्राइब लिया है, किकबैक इसको कहते हैं, लिया है। ये एलिगेशन है। और फिर उस पैसे को लेकर के, चूंकि काला धन हुआ, करप्ट तरीके से पैसा लिया गया, तो दिस इज नथिंग बट ब्लैक मनी। उस ब्लैक मनी को अलग अलग तरीके से लीगलाइज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अपनाए गए। तो ब्राइबरी का एलिगेशन है लीकर एक्साइज पॉलिसी में, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है। इसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है। द न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि अब बार बार न्यूज में आ रहा है ये कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये कानून अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पेपर में। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पहले समझ लेते हैं टर्म मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, जैसे लॉन्ड्री में हमारे गंदे काले कपड़े धुल करके सफेद हो जाते हैं,
वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस विच जनरली इज यूज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू लीगलाइज्ड मनी। ब्लैक मनी इज व्हाट? अन अनअकाउंटेड मनी, वो पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, या वो पैसा जो आप कोई इलीगल एक्टिविटी करके रेज करते हैं, वो पैसा काला धन हो जाता है। ब्लैक मनी को लोग अलग अलग तरीके से लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी का आप सीधा सीधा इस्तेमाल तो कर नहीं पाएंगे, वो नॉर्मली कैश के फॉर्मेट में होता है, और कैश का पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते एक बार में, कुछ भी सामान आपको खरीदना है तो ब्लैक मनी को लीगलाइज करने के लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन एंड ऑल। नीड नॉट टू गो इनटू दैट मच डिटेल कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो आपको नहीं जानना चाहिए, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बट मोटा मोटा आपको जानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच black money is converted into legalized money. It is an illegal activity, of course, in order to convert black money into legalized money, accepted money. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल एक्टिविटी हो गई, उसको रोकने के लिए फिर एक कानून लाया गया है 2002 में ही, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस कानून के अंतर्गत मेनली कोशिश की जाती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जाए, जिससे ब्लैक मनी जनरेट ना हो, और अगर ब्लैक मनी जनरेट होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी प्रॉपर्टी में, लैंड में या बिल्डिंग्स में, तो उस बिल्डिंग को कन्फिस्केट करके, जब्त करके, बेच करके पैसा रिकवर किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग की का जो कानून है, इसके अंतर्गत 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है अक्यूज को, और पहले नियम था कि 5 लाख तक का फाइन होगा, लेकिन बाद में फाइन के लिमिट को उसकी अपर लिमिट को हटा दिया गया है। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी कितना फाइन लगेगा। पहले 5 लाख का लिमिट था, दैट हैज बीन नाउ रिमूव्ड। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मुझे लगता है इस पर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न आ सकता है, इसलिए कुछ और चीजें देख लीजिए। 2019 में इस कानून में अमेंडमेंट लाया गया, 3 मेजर बदलाव लाए गए। पहला, इस कानून में जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया, उसकी मदद से द रिक्विजिशन ऑफ पुटिंग एन एफआईआर और चार्जशीट बाय एजेंसीज लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज डन अवे। अब एफआईआर, चार्जशीट फाइल करने की जरूरत नहीं है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। उसके अलावा सेक्शन 45 जो है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाता है। तीसरा, इस अमेंडमेंट की मदद से क्या किया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी अक्यूज्ड होगा, अब उसके ऊपर बर्डन होगा टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर पुलिस पकड़ती है, सीबीआई पकड़ती है, कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी पकड़ती है, कोर्ट के सामने रखती है, तो अब उस एजेंसी का काम होगा कि साबित करे कि आप गिल्टी हैं, आपने क्राइम किया है। आपको कुछ साबित नहीं करना है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया गया कि नाउ प्रूफ ऑफ इनोसेंस लाइज ऑन द अक्यूज्ड। तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी चुपचाप से लाके आपको कोर्ट के सामने रख देगी और बोले कि आप पे ये इल्जाम है, ये एलिगेशंस हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब आपको साबित करना है कि ये एलिगेशंस फॉल्स हैं। तो बेसिकली अब अरविंद केजरीवाल जी को साबित करना होगा कि एलिगेशंस फॉल्स हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं साबित करना होगा कि ये एलिगेशंस ट्रू हैं। तो दैट इज हाउ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज बीन मेड वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। इस पे ये बोर्ड वर्क है, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। अब हम लोग को पता है, देखिए स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब मैंने एनालिसिस जो है पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड कर दिया है, तो हर दिन मैं 2-2 3-3 आंसर लिखा रहा हूँ। ये आंसर मुझे टाइप करने में, लिखने में वक्त लगता है। तो अगर मैं कभी बोर्ड वर्क ना दे पाऊँ तो प्लीज़ ये बोर्ड वर्क आप लोग खुद से बना लेना। तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना आने वाले वक्त में, जब मेंस की क्लासेस वगैरह सब शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा कठिन होगा। तो मैं डेली जब 2 या 3 मेंस आंसर करा रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड वर्क आप लोग खुद के अपने लेवल पे कर लेना। ये इस तरीके का मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे हिंट्स भी लिख करके दे दिया है। आप कोशिश कीजिए कि खुद के लेवल पे इसको अटेम्प्ट करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हिंट्स को देख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिसर्च रिपोर्ट अबाउट इनइक्वालिटी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे जो डेटा है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इन जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पेपर। देखिए, एक
रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023। 100 साल में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस रिपोर्ट का पूरा नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, द राइज ऑफ बिलियनियर राज। आधा भी याद कर लो इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया तो भी काफी है। दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है ये दुनिया भर में अलग अलग देशों में कितनी इनइक्वालिटी है उसको स्टडी करता है। तो ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीधा सीधा हेल्पफुल होगा इस टॉपिक के लिए, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो आपको सीधा सीधा दिखेगा इस आर्टिकल द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा से। देखिए ये जो आर्टिकल है, ये जो रिपोर्ट है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये कहता है कि भारत का एवरेज इनकम 1960 से लेकर के 2022 तक के बीच में 2.6% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ा है इन रियल टर्म्स। 2.6% पर ईयर 1960 से लेकर के 2022 तक। लेकिन अगर उसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो 1960 से लेकर के 1990 तक में जो ग्रोथ रेट था उसका एवरेज था 1.6% और 1990 के बाद इट हैज बीन 3.6%। तो एक बात तो तय है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ रेट भारत के अंदर पिक किया है। ग्रोथ रेट हैज गॉन अप, इनकम ग्रोथ रेट हैज गॉन अप। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इनइक्वालिटी की, गरीब और अमीर के बीच का अंतर का, तो वो इनइक्वालिटी भी काफी बढ़ा है। साल 2022-23 में अगर देखा जाए तो जो टॉप के 1% इनकम जनरेट करने वाले लोग हैं वो टोटल 22.6% देश का इनकम अकेले जनरेट कर देते हैं। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी सिंस 1922। देखिए ये इनकम इनइक्वालिटी का ग्राफ है। टॉप के लोग, टॉप के 1% लोग कितना इनकम जनरेट करते थे एक साल में। तो आप देखिए आज के रेट में टॉप के 1% लोग 22.6% इनकम अकेले जनरेट कर लेते हैं। तो बाकी के 99% लोग डेवलप जनरेट करते हैं 77% इनकम। तो ये इनइक्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। ये जो 22.6% का डेटा इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये हो गई बात इनकम इनइक्वालिटी की। और बात करी जाए वेल्थ इनइक्वालिटी की, देखिए इनकम होता है एक साल में आपने कितना पैसा कमाया। तो इनकम इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के 1% सबसे जो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं और देश का टोटल 22.6% पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर वेल्थ की बात की जाए कि संपत्ति ओवरऑल किसके पास कितनी है, तो वेल्थ इनइक्वालिटी और भी ज्यादा एक्यूट है। टॉप 1% लोगों के पास देश का 39.5% वेल्थ है। ये है वेल्थ इनइक्वालिटी और वो भी लगातार बढ़ रही है यू सी। और 1990s के बाद से तो ये काफी स्टीप तरीके से राइज कर रहा है। तो ये तीनों डेटा को साथ में देख करके क्या कहा जा सकता है, दो बातें ड्रॉ की जा सकती हैं एज एन इन्फ्रेंस कि पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स द ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, इनकम आल्सो हैज इंक्रीज्ड फॉर एन एवरेज इंडियन, बट एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी इज वाइडनिंग, चाहे इनकम इनइक्वालिटी हो चाहे वेल्थ इनइक्वालिटी हो। और ये जो टॉप के 1% लोगों के पास 22.6% इनकम आ रहा है, ये दुनिया भर के किसी भी इकोनॉमी के लिए हाईएस्ट है। अगर छोटे मोटे दो चार को छोड़ दिया जाए, पेरू यमन इन जैसे देशों को छोड़ दिया तो दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के लिए हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल यूके में टॉप के 1% लोगों के पास 10.2% इनकम आता है, फ्रांस में 12%, चाइना में 15%, यूएस में काफी क्लोज है 20%, इंडिया में हाईएस्ट है 22.6। तो इस तरह के डेटा आपको पिक करने हैं। इनइक्वालिटी पे कभी आप आंसर लिख रहे हो तो सिर्फ डेटा मत पिक कीजिए, सोर्स भी कोट कीजिए और फिर देखिए आपका आंसर कितना अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन क्या सजेस्ट करता है ये रिपोर्ट कि जो इंडियन बिलियनर्स है, मल्टी मिलियनर्स है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगाया जाए। और टैक्स जो है वो सिर्फ इनकम पे ना लग करके वेल्थ पे भी लगना चाहिए। भैया आपने एक साल में कितना कमाया वो हो गया आपका इनकम टैक्स, उस पर आप टैक्स भरते हैं। लेकिन टैक्स आपको भरना चाहिए वेल्थ पे। ऐसा सजेशन बार बार आता रहता है अलग अलग जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके तरफ से। और ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा उसको हेल्थ, एजुकेशन और बाकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाए। तो थॉमस पिकेटी, वन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, ये जो रिपोर्ट है
उसको लिखने वाले वन ऑफ द ऑथर हैं थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी कई सारे बुक्स लिख चुके हैं, इनको मॉडर्न डे कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये आइडिया पहली बार सजेस्ट किया था कि इनकम पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, इनकम तो किसी एक साल का कमाई है लोगों का, उस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, ओवरऑल वेल्थ पे टैक्स होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ इज द एक्यूमुलेटेड इनकम। वेल्थ पे जब तक टैक्स नहीं होगा तब तक दुनिया भर में इनइक्वालिटी कम नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट थॉमस पिकेटी सजेस्ट। तो आप इनका नाम भी कहीं लिख सकते हैं ऐसे वगैरह में। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। आप डेटा याद कर सकते हो और किस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वो भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज अर्थ आवर, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये सेलिब्रेट करता है, ऑब्जर्व करता है हर साल। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, जो आज का दिन है 23 मार्च, तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को इनकरेज किया जाता है दुनिया भर में लोगों को कि रात के 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में वो भी जो भी ऐसे नॉन एसेंशियल लाइट हैं उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दें, 8:30 से 9:30। इससे पावर की सेविंग होगी, पावर की सेविंग होगी तो फिर उतना हमें कोल बर्न नहीं करना होगा। सो दिस विल प्रोवाइड सम रिलीफ टू आवर इकोसिस्टम। दिस इज द आइडिया बिहाइंड अर्थ आवर। अर्थ आवर 2024 का थीम है बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एसआरओ से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।